हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके सामने हुए एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। वैसे सारे स्टूडेंट्स जो 2026 में नीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नीट की एग्जामिनेशन के डेट जो है वो बहुत नजदीक आ चुके हैं और सारे स्टूडेंट जो अपने प्रिपरेशन के फाइनल स्टेज में होंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड की प्रक्रिया जो कि कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद फाइनली आप 3 तारीख को अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दे पाएंगे और देश भर से लाखों की तादाद में स्टूडेंट जो है अपने डॉक्टर के बनने के सपनों के साथ एग्जामिनेशन में अपीयर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए क्वालिफाई करेंगे, बहुत सारे अपने स्टेट काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई करेंगे और बजट के साथ डिफरेंट स्टेट्स की काउंसलिंग में भी सैकड़ों स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपने लिए सीट सिक्योर कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स या तो कम नंबर की वजह से या बजट की दिक्कत की वजह से हर साल नीट के माध्यम से इंडिया में सीट नहीं ले पाते और उनके एमबीबीएस करने का सपना जो है वो अधूरा रह जाता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट स्टेट्स की ओर मूव करते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट डिफरेंट कंट्रीज की ओर मूव करते हैं और उन कंट्रीज में भी लोग ये देखते हैं कि एजुकेशन क्वालिटी क्या है, वहां का फीस स्ट्रक्चर क्या है और डिफरेंट कंट्रीज की ओर स्टूडेंट्स का रुझान बढ़ता है। उसी क्रम में नेपाल जो कि हमारा सबसे नजदीकी देश है, जहां पे हमारा लैंग्वेज, जहां पे हमारा क्लाइमेट कंडीशन, जहां पे हमारा भाषा, जहां पर हमारी खान पान बहुत हद तक मिलती है, वहां पे भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन हो सकते हैं। कौन कौन से हैं वो कॉलेज, कैसे हो सकता है एग्जामिनेशन, कौन कौन है एलिजिबल, एडमिशन प्रोसेस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो वैसे सारे अपडेटेड एडमिशन इंफॉर्मेशन के लिए नेपाल के लिए आज ये वीडियो मैं आपके बीच लेकर के आया हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी सहूलियत होगी ये जज करने में कि नेपाल एडमिशन के लिए आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनका आपको चुनाव करना चाहिए, बजट कितना लगेगा और कैसे एडमिशन हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि आज हम लोग बात करेंगे नेपाल के मेडिकल एडमिशन प्रोसेस के बारे में, जहां पे स्टूडेंट एमबीबीएस और बीडीएस जैसे कोर्सेज जा सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्यों नेपाल को आपको चूज करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे अगर आपको इंडिया में एडमिशन नहीं मिलता है तो आप बाहर की मूव करते हैं, लेकिन नेपाल उसमें क्यों प्रेफरेबल होना चाहिए, इसके साथ साथ एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, साथ साथ एमएससी और इंटर्नशिप के ऊपर भी हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेंगे। लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हम लोग और यूनिवर्सिटीज देखेंगे जो काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंदर है, सीट मैट्रिक्स कितनी है, फीस डिटेल क्या है और इंडियन स्टूडेंट कैसे एडमिशन ले सकते हैं। इस तरह की सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जनरेशन एक्स शिक्षा समाधान मेडिकल वीक के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे एमबीबीएस से रिलेटेड अब सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, जहां पे इंडियन काउंसिल से रिलेटेड और अब्रॉड एडमिशन के ऊपर में सारी अपडेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और हमारे डिफरेंट लोकेशंस में जो ऑफिसेज हैं, अगर आप 1-to-1 काउंसलिंग चाहते हैं या फिर मैनुअल काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमारे डिफरेंट लोकेशंस के ऑफिसेज को विजिट करके भी अपनी सारी क्यूरीज को क्लियर कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया क्यों किसी कंट्री को चुनना चाहिए। सबसे पहले तो वैसे लोग जो नीट में इंडिया में क्वालिफाई करेंगे उनको किस तरीके से काउंसलिंग अपीयर होनी चाहिए, यहाँ उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, किस रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, किस बजट तक में यहाँ पे आपको सीट मिलेगी, इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको जानने की आवश्यकता है। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनको ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर क्योंकि कुछ कारण से या तो उनका बजट नहीं उनको सपोर्ट किया या फिर उनके रैंक पे उनको सीट नहीं मिली जिसकी वजह से उनका कॉलेज छूट गया, तो वैसे स्टूडेंट्स को अभी से ही अपनी रजिस्ट्रेशन नेपाल काउंसिलिंग में करा के रखनी चाहिए ताकि आपको लास्ट में ये रिग्रेट ना हो कि आपके नंबर पे आपको सीट मिल सकता था। जैसे मैंने आपको बताया कि नेपाल में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनकी डिग्री जो है नेशनल मेडिकल काउंसिल इंडिया से रिकॉग्नाइज है और इसके साथ साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ में भी लिस्टेड है। बहुत ही अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है और पूरी फीस आप 3 साल में दे सकते हैं, तो फीस देने का भी समय मिलता है। क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर टीचिंग फैकल्टीज हैं, जो फैकल्टीज होते हैं वो काफी क्वालिफाइड है। इन्वायरमेंट अच्छा है, कॉलेज के जो आपके हॉस्पिटल्स हैं वो अच्छे, ओपीडी अच्छे रन कर रहे हैं वहां पे। इसके साथ साथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, जैसे मैंने बताया हमारे इंडियंस के लिए नेपाल जो है वो हर मामले में कन्वीनियंट है, क्योंकि हमारे लिए वहां पे वीजा नहीं लगता, ट्रांसपोर्टेशन के सारे साधन अवेलेबल है। अगर कोई व्यक्ति फ्लाइट से जाना चाहता है तो फ्लाइट से जा सकता है, ट्रेन रूट भी अवेलेबल है और डिफरेंट लोकेशन चाहे वेस्ट बंगाल का हो, चाहे वो बिहार का हो या उत्तर प्रदेश का हो, इन सारे लोकेशन से स्टूडेंट्स जो हो बाय रोड भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ले सकते हैं। और साथ साथ जैसे मैंने बताया कि फूड का कल्चर भी जो है वो बहुत हद तक जो है इंडियंस के साथ मैच करता है, क्योंकि बहुत सारे जो चीजें हैं वो हमारी मैच करती है, कल्चर और रिलीजन भी हमारा मैच करता है। और इसके साथ साथ जो है वो डिजीजेस जो है वो भी हमारे कॉमन होते हैं, क्योंकि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है इंडिया की और नेपाल की वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है।
तो जिसकी वजह से जब आप वहां जाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो आप उन्हीं लोगों के साथ प्रैक्टिस करते हैं, उन्हीं मरीजों के साथ प्रैक्टिस करते हैं जिनको आपको वापस इंडिया में भी आकर के देखना है। अगर वहां के डिजीजेस बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगी, वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट होगा, तो इंडिया के जो पेशेंट होते हैं उनको आपको देखने में दिक्कत होगी। तो दोनों चीजें सेम है, इसलिए आसानी है। इसके अलावा कॉलेजेस के पास अपना खुद का हॉस्पिटल है और जहाँ पे अच्छा खासा पेशेंट फ्लो होता है। काठमांडू यूनिवर्सिटी से जो डिग्री आपको मिलती है वो रिकॉग्नाइज्ड है सार्क में और कॉमनवेल्थ में और बहुत सारी अदर कंट्रीज में। इसके अलावा जो हिंदी है वो बहुत इजीली समझी जाती है, वहां पे बोली भी जाती है। तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि आपको पूरा का पूरा लैंग्वेज वहां जाकर के सीखना पड़ेगा। वैसे लोग जो हिंदी में बात कर सकते हैं उन लोगों के लिए कन्वीनियंट वहां पे रहता है। और एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है वो बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली बाकी दूसरे कंट्रीज के तुलना को अगर हम देखेंगे तो एजुकेशन स्टैंडर्ड काफी अच्छा है। जो ड्यूरेशन है एजुकेशन का वो भी बिल्कुल इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है उसको फॉलो करता है, तो इसलिए आपका ईयर लॉस या एक्स्ट्रा समय आपका वहां पे नहीं लगता है। एलिजिबिलिटी के लिए बहुत बेसिक चीज है कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पास किया वैसे सारे स्टूडेंट एलिजिबल हैं। 50% एग्रीगेट मार्क आपका होना चाहिए और इसके साथ साथ कैंडिडेट जिनका 17 इयर्स ऑफ एज है वैसे सारे स्टूडेंट एलिजिबल हैं। 17 ईयर मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए और एमबीबीएस और बीडीएस के कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। एडमिशन का जो प्रोसेस है उसको आप अगर समझेंगे तो एडमिशन का प्रोसेस बेसिकली दो पार्ट में है। एक तो वैसे स्टूडेंट जो नीट में अपनी जनरल कैटेगरी का जो भी कटअप होगा, मान लीजिए इस साल गवर्नमेंट ने 150 कटअप जनरल कैटेगरी के लिए अगर इस बार का होता है स्टूडेंट के लिए, तो आपका 150 मार्क्स मिनिमम होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं नेपाल में एडमिशन के लिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वहां के गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो एमईसी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को भी दे करके आप वहां के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वैसे स्टूडेंट की जो नीट क्वालिफाइड है इंडिया में वैसे सारे स्टूडेंट्स को भी मिनिमम एमईसी का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। इंडियन करेंसी में 5000 रुपए चार्ज होते हैं और नेपाली करेंसी में 8000 रुपए लगते हैं। तो ये फॉर्म कंपलसरी हर स्टूडेंट्स को भरना जो भी नेपाल में एडमिशन लेना चाहता है। लास्ट ईयर भी जब बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्टेट्स में सीट नहीं मिली और जहां वो सीट मिली शायद वो बजट पे एफर्ट नहीं कर पा रहे थे, उन स्टूडेंट्स ने नेपाल में एडमिशन लेने के लिए प्लान किया, लेकिन तब तक फॉर्म्स जो थे वो बंद हो गए थे और उसके बाद स्टूडेंट चाह के भी वहां पे एडमिशन नहीं ले पाए। तो इसलिए आप शुरू से ही ध्यान रखें कि अगर आपको लगता है कि आपका बजट जो है वो बहुत हाई नहीं और आपका स्कोर भी बहुत हाई नहीं होगा और आप चाहते हैं कि अपने जैसे एनवायरनमेंट में पढ़ना, तो आपको शुरू से ही एमएससी का फॉर्म भर करके रखना है ताकि आप आने वाले काउंसलिंग में एलिजिबल हो और उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जो वैसे लोग जो कि आपका नेपाल में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए 1 ईयर का कंपलसरी रोटेटिंग इंटर्नशिप फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स है यहाँ पे, जो कि अप्रूव होता है काठमांडू यूनिवर्सिटी और नेपाल मेडिकल काउंसिल से। 6 डिफरेंट इंटर्नशिप स्कीम्स है यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज से। इंटर्नशिप जो है वो नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके या साउथ अफ्रीका कहीं भी किया जा सकता है। जो इंटर्नशिप स्ट्रक्चर है वो हर एक जो कंट्री है उनके मेडिकल काउंसिल की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है। सो बेसिकली हम लोग नेपाल में जब आप एडमिशन के लिए प्लान करेंगे तो दो अलग अलग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। काठमांडू यूनिवर्सिटी है, दूसरा त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है। तो काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंदर जो जो कॉलेजेस आते हैं आज हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे, जिसमें मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज है जो कि 1994 का एस्टैब्लिश है। नोन कॉलेज है, आप सभी लोग जानते हैं इंडिया में एस्टैब्लिश है और जो कि पोखरा नेपाल में है, ठीक है। और इसका जो है वन ऑफ द अर्लीस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है नेपाल का है। इसके साथ साथ जो दूसरा मेडिकल कॉलेज है कॉम्स, जो कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है 1996 से, ये भी एस्टैब्लिश है। यहाँ पे भी बहुत सारे कोर्सेज रन करते हैं, बट मेजरली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एमबीबीएस कोर्स के लिए इंडिया से प्रेफर करते हैं, जो कि भरतपुर चितवन में एस्टैब्लिश है। एडवांस सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम्स लाइक डीएम और एमसीएच भी यहाँ पे अवेलेबल है। दूसरे कॉलेज की अगर हम बात करेंगे तो काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज है, जो कि 2001 का एस्टैब्लिश कॉलेज है। यहाँ पे भी बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स रन करते हैं, जो कि धुलीखेल नेपाल में एस्टैब्लिश है और आपका। और इसके साथ साथ जो इनका अपना खुद का हॉस्पिटल भी है और इसके साथ साथ जो है कम्युनिटी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के लिए जाना जाता है। काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका भी। काठमांडू मेडिकल कॉलेज जो है उसकी अगर हम बात करें तो ये 1997 का 900 बेडेड टीचिंग हॉस्पिटल है। यहाँ पे एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच में काफी पॉपुलर है। श्रीरामंगल भरतपुर में ये कॉलेज एस्टैब्लिश है। इसके अलावा 5वां मेडिकल कॉलेज जो कि है देवदाहा मेडिकल कॉलेज, जो कि 2014 रिसेंटली लगभग 12 साल पहले एस्टैब्लिश हुआ है ये कॉलेज। यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम है, लेकिन एमबीबीएस के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। इनका जो टीचिंग हॉस्पिटल है वो देवदाहा मेडिकल कॉलेज टीचिंग हॉस्पिटल है और मॉडर्न लैब्स और रिसर्च फैसिलिटीज के साथ साथ ये कॉलेज जो है देवदाहा रूपांदेही में एस्टैब्लिश है। इसके अलावा लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज है
जो कि 2005 का एस्टैब्लिश है, और इसमें जो टीचिंग हॉस्पिटल लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज है जो कि तानसेन पाल्पा में एस्टैब्लिश है। इसके अलावा अगर हम कॉलेज की बात करें तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। उसमें नोबल मेडिकल कॉलेज भी है जो कि काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। विराटनगर नेपाल में ये कॉलेज एस्टैब्लिश है। लगभग 1050 बेडेड हॉस्पिटल है और काफी बढ़िया पेशेंट लोड है यहाँ पे। काफी स्टूडेंट्स जो इंडिया में सो जाते हैं वो प्रेफर करते हैं इस कॉलेज में जाना, और पेशेंट फ्लो भी काफी अच्छा है यहाँ पे। इसके अलावा बीएनसी मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर जो है जो कि काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड और 2017 का एस्टैब्लिश, जो कि बिरका मोड़ झापा डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश है। और क्लिनिकल फैसिलिटी काफी अच्छी है। अगर हम लोग फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा जो डिक्लेयर्ड फीस स्ट्रक्चर है वो लगभग आपकी 69 टू 70 लाख रुपीस जो होती है विदाउट पोस्टल डिक्लेयर्ड होती है। नेपाल में एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब भी आप एडमिशन लेंगे तो पूरी फीस जो होगी वो 3 साल में स्टूडेंट को पे करनी होती है। तो लेकिन अगर आपने शुरू से ही अगर आप अपना प्लानिंग बना करके बुक कर लेते हैं तो काफी कम फीस में यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। अमूमन नेपाल के फीस बजट की बात करें तो 55 से लेके 60 लाख रुपए तक का अगर स्टूडेंट का फीस बजट है तो नेपाल के ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो सकता है। अगर हम लोग सीट इंटेक की बात करें, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो होती हैं वो सिर्फ आउटसाइड स्टूडेंट्स को नहीं दी जाती, तो फॉरेन नेशनल्स के लिए भी कुछ सीटें एस्टैब्लिश है। इसमें अगर हम कुछ कॉलेजेस की बात करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि मणिपाल में लगभग 60 सीट्स जो है वो इंडिया से नेपाल से बाहर के स्टूडेंट्स के लिए है। कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में 65, उस तरीके से काठमांडू यूनिवर्सिटी में 43, काठमांडू मेडिकल कॉलेज में 43, देवदाहा में 30, लुम्बिनी में आपकी 40, नोबल मेडिकल कॉलेज में 43 और इसके साथ बीएनसी मेडिकल कॉलेज में 20 सीट जो है वो अवेलेबल है, जो कि डायरेक्टली स्टूडेंट्स जो कि इंडिया में नीट में क्वालिफाइड है उस नीट के रैंक के बेसिस पे वहां काउंसलिंग के माध्यम से स्टूडेंट्स वहां भी एडमिशन ले सकते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर जो डिक्लेयर्ड होता है वो काफी हाई होता है, लेकिन अगर आप सही समय पे कॉलेज में अगर सीट बुक कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे कम फीस में एडमिशन मिल सकता है। अलग अलग कॉलेजेस की फीस जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर की हुई है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एग्जैक्ट फीस स्ट्रक्चर अलग अलग कॉलेज का क्या लगेगा बुक करना चाहते हैं, उसकी पीडीएफ बनी हुई है, वो जो है आप हमारे साथ बात करके अलग अलग कॉलेजेस की कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर जो है वो डिटेलिंग ले सकते हैं, या फिर ये पूरी पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी ताकि आप अपने हिसाब से अपने बजट के हिसाब से डिफरेंट कॉलेजेस साथ साथ में अपने जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से कहां से आपके लिए कनेक्टिविटी ज्यादा आसान है। जैसे वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं तो उनके लिए कहां से आसान है, यूपी के बच्चे हैं या बिहार के बच्चे हैं तो उनके लिए किस लोकेशन से उनके लिए ज्यादा कनेक्टिविटी बेटर हो रही है, उसके ऊपर में वो अपनी चॉइस बना सकते हैं। जनरेशन में शिक्षा समाधान के माध्यम से हम लोग ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एंड टू एंड मतलब रजिस्ट्रेशन से लेकर के जब एमएससी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी तब से लेकर के आपके काउंसलिंग तक में फिजिकली हम लोग वहां प्रेजेंट रहें, आपके रैंक के बेसिस पे आपको सही कॉलेज का चुनाव करने में मदद करें, और साथ ही साथ थ्रू आउट द ईयर जब आप वहां पढ़ाई करते हैं तो किसी तरह की कोई मेडिकल फैसिलिटी प्रॉब्लम हो या फिर कोडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उसमें भी हम लोग आपका सहयोग कर पाए। ये हम लोग पूरी कोशिश करते हैं ताकि स्टूडेंट जो है अपने देश से बाहर जाकर के एक सेफ्टी और सिक्योरिटी की फीलिंग ले सके। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं और नीट के एग्जामिनेशन में साल अपियर हो रहे हैं और प्लान कर रहे हैं एमबीबीएस एडमिशन के लिए, तो नेपाल एक सेफ और बेहतर डेस्टिनेशन हो सकता है। बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं यहाँ पे। उन स्टेट में जब आप एडमिशन के लिए प्लान करते हैं तो किस तरीके से आपका एडमिशन हो सकता है, अलग अलग कॉलेज में क्या फीस रहेगी, अगर आप इंडिया में प्लान कर रहे हैं एडमिशन के लिए तो आपके रैंक के बेसिस पे कहाँ कहाँ आपको अप्लाई करना चाहिए, क्या आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, क्या हर एक स्टेट के रजिस्ट्रेशन आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, या फिर आपके पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका जो बजट और आपका जो रैंक है वहां कौन सा स्टेट है या कौन सा कॉलेजेस है जहां पे आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए शायद बेटर रिजल्ट्स होंगे। इस तरीके से बहुत सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नीट काउंसलिंग के इंडिया एंड अब्रॉड के लिए जनरेशन में शिक्षा समाधान लेकर के आया है। तो अपने लास्ट पेज में अपने प्रिपरेशन को प्रॉपर्ली करिए, और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई क्यूरी होती है जो नीट काउंसलिंग से रिलेटेड हो, आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, या फिर आने वाले एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, या आने वाले समय में काउंसलिंग से रिलेटेड हो, तो सारे सवालों के जवाब के साथ जनरेशन एक्सेस तैयार। तो अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इंडिया और नेपाल के कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस को और बेहतर तरीके से समझने के लिए 1-to-1 काउंसलिंग कर सकते हैं, और हमारे डिफरेंट लोकेशंस के ऑफिस में विजिट करके आप अपने सारे क्वेश्चंस के जवाब जो है वहां पे ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए। जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि इस तरीके से और भी अपडेटेड वीडियोस आपकी मदद कर सके नीट काउंसलिंग 2026 में अपने लिए बेहतर कॉलेज तलाश करने में। धन्यवाद।